हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी परोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मुल्क में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देश की फिजाओं में गूंज रहा था। इसी माहौल में पुरानी दिल्ली की संकरी और तंग गलियों में मोहल्ला सुईवालान में अब्दुल रज्जाक और नूरुन्निसा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया, जो आगे चलकर मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद नसीब कुरैशी के नाम से जाने गए, जो पैदा जरूर तंग गलियों में हुए, लेकिन उनके ख्वाब पूरी दुनिया को समेटे हुए थे। उनकी इब्तिदाई तालीम पुरानी दिल्ली के मशहूर एंग्लो अरेबिक स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। ये वो दौर था जब मुल्क ही नहीं, ख्वाब भी दो हिस्सों में बट रहे थे। And now the time comes when we shall redeem our pledge. जब झंडा ने ये बताते हैं कि जब पंडित नेहरू ने पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा लहराया था, ये उनसे कुछ ही कदम दूर खड़े थे। धक्का मुक्की करके सबसे आगे पहुंच गए थे। तो इन्होंने हिस्ट्री विटनेस की थी। उनका दिल्ली वापस आने का जो फैसला था, ये तो था ही कि दिल्ली से और उसकी गलियों से, उस मोहल्ले से बहुत प्यार था, उस मिट्टी से। कहा था पंडित नेहरू। बंटवारे की आग की लपटें चारों तरफ फैल रही थी। मोहम्मद नसीब कुरैशी भी दंगों की खबर सुनकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से घर लौट आए कि ये अलीगढ़ में पढ़ रहे थे और खबर मिली कि ये 13 या 14 साल के थे जब पुरानी दिल्ली छोड़ के पढ़ाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए थे। तो 1947 में ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही थे जब खबर आई कि दिल्ली में तो बहुत बुरे दंगे हो गए। तो जाहिर फिक्र हो गई अपने रिश्तेदारों की और पहुंच गए अपने हॉस्टल के वार्डन के पास और वार्डन से पूछा कि आप मुझे दिल्ली जाने की इजाज़त दे दीजिए। वार्डन हैरान, इनको ऊपर से नीचे देखा और बोला, नसीब साहब, आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है और मेरी परमिशन की फिक्र है। खैर, परमिशन मिली या नहीं मिली ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली पहुंच गए। उसके कुछ ही दिनों बाद था 15 अगस्त। पार्टीशन के जो हाल थे उसके मारे ये अपनी बहन को लेके लाहौर चले गए थे। लेकिन फिर ज़ौक ने जैसे बोला था, कौन कमबख्त छोड़े दिल्ली की गलियां, वापस आ गए। उनका दिल्ली वापस आने का जो फैसला था, ये तो था ही कि दिल्ली से और उसकी गलियों से, उस मोहल्ले से बहुत प्यार था, उस मिट्टी से। लेकिन एक और बहुत अहम वजह थी, वो ये थी कि 1947 में शायद अक्टूबर में मौलाना आज़ाद ने एक स्पीच दी थी। उनकी बहुत ही मशहूर स्पीच है जो उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे शायद दी थी, जिसमें उन्होंने जो मुसलमान उस ज़माने में बहुत से थे जो पाकिस्तान जाने की सोच रहे थे,
उनको मुखातिब करते हुए बोला था और इस तरह से कि जैसे क्या ये आपका वतन है और आप क्या बुज़दिल की तरह जाना चाहते हैं यहाँ से, आप अपना मकाम बनाइए। मतलब बहुत कुछ था, बहुत पावरफुल स्पीच थी और अब्बू बहुत बार उसके बारे में हमें बताते थे, तो उसका उनके ऊपर ज़रूर बहुत गहरा असर था। वहाँ तो दिल्ली में तो बहुत ही फेयर नहीं था कोई कि जान भी जाएगी, राइट्स के बीच में जा रहे हैं दिल्ली। दूसरी बात है कि पैनिक भी नहीं था। और लाहौर चले गए, लेकिन मुल्क के लिए देखे गए सपनों ने दिल में हलचल मचा रखी थी कि अगर पाकिस्तान की स्कीम को किसी तौर पर भी मुसलमानों के लिए मुफीद साबित कर दिया जाए तो मैं इसे कबूल कर लूंगा और दूसरों से इसे मनवाने पर अपना पूरा जोर सर्फ कर डालूंगा। मगर हकीकत यह है कि इस स्कीम से मुसलमानों के जमाती और मिली मफाद को जरा भी फायदा न होगा और न उनका कोई अंदेशा दूर हो सकेगा। मौलाना की और एएमयू से 1952 में जियोलॉजी में मास्टर की डिग्री हासिल की और 1953 में पीएचडी करने अमेरिका चले गए। He was very grounded. His roots were very strong. Although he went to the US at a time when not many people went to the US back in the 50s, and he lived there for many years. He did his PhD. He worked over there, but he was so passionate about doing something for this new, India. He grew up listening to Nehru, listening to Maulana Azad, and I think he really believed in their wanting to give a lot of emphasis to science, to technology, and he wanted to contribute to that, and he did. एक कारोबार बहुत अच्छा था, दुकानें थी बड़ी बड़ी, पढ़े लिखे नहीं थे, ना हमारी वालिदा ने पढ़ा ना हमारे वालिद ने पढ़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियत हमारे वालिद को दी थी कि वो पढ़ाई की बहुत उन्होंने कदर करी और उसकी वजह से आज वो बहुत वो बने हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, बहुत तरह तरह की चीज़ें पढ़ते थे, फिक्शन और नॉन फिक्शन, और एनोटेट कर कर के उसको इतने कंसंट्रेशन के साथ हर चीज़ पढ़ा करते थे। उनका विजन ज़बरदस्त था, उनको हर चीज़ की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इट वाज क्वाइट इनक्रेडिबल। हम लोगों से कहा करते थे गेट एजुकेटेड फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, और ये जॉब पे ध्यान नहीं रखो, अपना सब्जेक्ट में अच्छे हो। और ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग जॉब पे ही ध्यान रख के पढ़ते हैं, लेकिन उनकी सोच ये थी कि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हों और फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको मिलेगा। ख़ुद वो ऐसे ही थे, खुद उन्होंने उसी तरह से पढ़े थे और इतने ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट थे। 5 साल बाद 1958 में जब अमेरिका से पीएचडी की पढ़ाई पूरी करके लौटे तो पुरानी दिल्ली के लोगों ने जामा मस्जिद से लेकर उनके घर तक रेड कारपेट बिछाकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। दिल्ली इलाका इतना खुश था जब अमेरिका से आए थे, यहाँ से लेके कालीन और झंडियाँ चितली बाजार चितली कबर तक एमएनसी से कुछ पहले तक बिछा दिया। उनका संघर्ष यहाँ भी खत्म नहीं हुआ और इंडिया में नौकरी न मिलने की वजह से वो मायूस होकर फिर से अमेरिका लौट गए और कोलंबस ओहियो में 3 साल तक एक माइनिंग कंपनी में नौकरी की। लेकिन अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा हमेशा जिंदा रहा और 1962 में वो हिंदुस्तान लौट आए। सर्विस को हमारे भाई की मेहरबानी थी, मैं चले गया तो मेरा भी छोटा भाई फिर मेरी बहन, हम तीनों अलीगढ़ आए। इसका सारा खर्चा अलीगढ़ का भाई ने उठाया। मैं करीब 9 साल की रही होंगी। अब्बू पुरानी दिल्ली से साइकिल ख़रीद के लाए मेरे लिए। तो उस ज़माने में हमारे पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं होता था और इतने पैसे नहीं थे कि टेम्पो लेकर आए।
तो उन्होंने उसी छोटी सी साइकिल पे वो सवार होके उसको 5 किलोमीटर दूर चलाकर वो घर ले आए। और हमने कहा आप कैसे आए, आप इसी को चला कर ले आए आप? मैंने कहा हाँ, और बड़े महजूज होके उन्होंने कहा कि हाँ बच्चे थे सड़क पे, वो बहुत हंस रहे थे कि अरे देखो इतनी छोटी साइकिल पे इतना बड़ा आदमी जा रहा है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात से। ये उनका काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेट था कि उनमें कोई इनहिबिशन नहीं थी। इन्हीं सुईवालान की गलियों से निकलकर उन्होंने अमेरिका से पीएचडी करने तक का नामामूली सफर तय किया और मुल्क के लिए अर्थ साइंस, जियो साइंस, रिमोट सेंसिंग में ऐतिहासिक योगदान दिया। जहां तक उनकी जिंदगी का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि उसके बहुत से पहलू थे। पहले वो एक साइंसदान थे, बहुत ही मशहूर और एक एमिनेंट साइंटिस्ट हुए। उसके बाद वो एज ए फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा उनके साथ ताल्लुक़ रहा मेरा। वो मेंटर भी रहे हम लोगों के और पूरी एक जनरेशन को उन्होंने गाइड किया। और फिर उनका जो रोल रहा एज ए सिटीजन, एज ए इंडिविजुअल इन सोसाइटी, वो बहुत ही अहम रोल रहा और मैं समझता हूँ कि वो उसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। आला दर्जे के साइंटिस्ट थे वो और उनके अचीवमेंट्स ही बताते हैं। डॉक्टर साहब को हिपोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैंने उनको बहुत दफ़े देखा शुरू से। जो भी ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके दो जिंदगियां होती थी, वो सामने से कुछ होते थे, पीछे से कुछ, डॉक्टर साहब उन लोगों से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। वो हिंदुस्तान वापस आ तो गए, लेकिन उनकी जद्दोजहद कम नहीं हुई, क्योंकि उस दौर में इंडिया में जियो साइंस की समझ रखने वाले चंद अफराद थे। इसी जद्दोजहद में उनको डॉक्टर जाकिर हुसैन से भी मिलने का मौका मिला और जो कुछ उनके जहन में चल रहा था उन्होंने उनसे साझा किया। यह सिलसिला चल ही रहा था कि 1964 में उनकी मुलाकात उस दौर के बेहतरीन जियोलॉजिस्ट डॉक्टर डीएन वाडिया से हुई, जिन्होंने उनकी समझ और काबिलियत को पहचाना। डॉक्टर वाडिया से मिलकर उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने उनके कहने पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी के लिए अप्लाई किया और आखिरकार उन्हें इंडिया में पहली नौकरी मिल गई। वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, मैं उनको बहुत अच्छा साइंटिस्ट मानता हूँ और बहुत सारे लोग मानते हैं। देन व्हेन वी स्टार्टेड, ही केम फ्रॉम यूएसए। उन्होंने एक काम और किया था कि जो हमारी नर्मदा सोन लिनियामेंट है उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी फ्रॉम ग्रेविटी डेटा, एंड ही शोड दैट दैट स्ट्रक्चर, व्हाट वी कॉल इट हॉर्स ग्रेवन हॉस्ट स्ट्रक्चर, and that was a very pioneering contribution which had given very widely accepted by global world and based on global data. And subsequently the research developed in many other fields rather than gravity, and every research has established that fact that Narmada Sound lineament is basically horse graven structure. तो हैदराबाद में उन्होंने प्रोडिक्ट किया था कि लोगों ने कहा था हैदराबाद में कभी ज़लज़ला नहीं आ सकता, लेकिन जब वो बीमार थे तो अर्थक्वेक आ गया। तो इतने एक्साइटेड थे इस बात से कि उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वो सही निकल आया। तो ये भी एक बड़ी बात थी। और लोग ये जो काम उनका साइंटिफिक और बहुत अच्छा था और लोगों को एप्रिसिएशन था उनके काम का, लेकिन उन्हें कभी अवार्ड नहीं मिला। लातूर का जब अर्थक्वेक हुआ था तो उस पर उन्होंने बहुत काम किया था। ये किताब भी उन्हीं की मेरे को दी हुई है। एंड और किताब सब तरह से बताती है कि हिंदुस्तान और में हिमालय कैसे बना, और जियोलॉजी और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह ज्ञान देती है। एक तो दोस्त के पिताजी थे एक लेवल पे, फिर दूसरा एक साइंटिस्ट थे दूसरे लेवल पे, और तीसरे एक रोल मॉडल थे। एक नई चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर आने में
और फिर वो डीएसटी की ब्यूरोक्रेसी में आगे बढ़ने में और फिर उसके लिए पुरस्कार या कुछ और मिलने के लिए वो पॉलिटिकल काम है। मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल नहीं थे। फिर उसके बाद उन्होंने नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI हैदराबाद में 1973 तक रिसर्च का काम किया। यहीं से उनके वैज्ञानिक सफर की असली उड़ान शुरू हुई। उनसे जो मेरी इंटरेक्शन हुए, वो सबसे बड़ी बात जो उनकी सबसे बड़ी अच्छी थी कि हम लोग ये तो जानते हैं कि हिमालय की 2 से 5 किलोमीटर ऊपर हैं या समथिंग हैं, पर ये उस समय ये कंसेप्ट आ रहा था कि हिमालय के नीचे जो क्रस्ट पोर्शन है वो थिक होता जाता है। तो उस समय क्रस्ट की थिकनेस कितनी बड़ी है ये ग्रेविटी फील्ड से ही पता लग सकता था, और पहले स्टार्टिंग मॉडल चाहिए होते थे। तो डॉक्टर कुरैशी ने पहले एक एम्पिरिकल रिलेशन किया था कि इफ़ द सरफेस ऑफ द अर्थ राइजेज बाई 1 किलोमीटर then the crust will thicken by about 5.1 kilometer, and that has now time has proved that empirical relation established by him has proved absolutely correct, and he proved that point that the western part of our Indian plate or crust beneath that is different from the eastern part. Where he suggested thickening of the lower crust of Earth as a possible cause of rise of the Himalaya. His work in Godavari Rift outlined, mapped for the first time the extent of Rift Valley, which is covered with sediments. The paper appeared in Geological Society of America Bulletin in '68. A few months later, there was a large earthquake of 5.7 magnitude. Bhadrachalam earthquake. So obviously that was along the rift that was mapped by Dr. Qureshi, a hidden rift valley, so to say. उनका जो विजन मैंने देखा, जैसे अभी बताया आपको कि जो उन्होंने जियोफिजिक्स का मैप बनाया एरियल और एज इट इज़ जो ग्रेविटी मैप, वही पूरे हिंदुस्तान का जो कि अब कोई इस तरह का काम कोई नहीं कर सकता है। उस वक्त कैसे उन्होंने किया, कितनी मुश्किल से किए होंगे। और उसके बाद जो किताब लिखी उसमें भी हिंदुस्तान सिर्फ नहीं बल्कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान सबके जियोफिजिकल फ्रेमवर्क पे उन्होंने किताब लिखी थी। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस और मैं उससे काफ़ी चीज़ें सीखा और किसी तरह से हमने कोशिश की। और जब फाइनल स्टेजेस में आ गया तो वो बड़े खुश होते थे देख करके कि चैप्टर्स उसके बन रहे हैं। तो मयूर विहार में रहते थे, तो उनकी छोटी बेटी थी, नाम रुबीना। तो रुबीना के साथ हम बैठ के वो पूरी किताब का कंपाइलेशन किया, जो मेरे समझ में आई, बिकॉज ऑल्दो इट वाज अ डिफरेंट एरिया फॉर मी, लेकिन एक ओवरऑल हमने कोशिश की और उससे बहुत चीज़ें मैंने सीखा भी। NGRI में रहकर उन्होंने जियो साइंस के क्षेत्र में हिमालय की मैपिंग और अर्थक्वेक पर रिसर्च की। साथ ही साथ उन्होंने अपने बाद की पीढ़ी को साइंस के क्षेत्र में तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। वो नए नए टैलेंट्स को खोज लाते थे और उनकी तरबियत करते थे। ऐसे सैकड़ों पौधे आज फल फूल कर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। I would rather not judge the person what he did himself, but what he promoted, and he laid a platform where we can take off from there. So he has promoted a lot of young scientists, lot of new ideas have come up, and you can see a very clear example that I was at Indian Institute of Geobuddhism, but studied, my field area was Himalaya, and as a result of that I came to Wadia Institute of Himalayan Geology as a director and learned a lot of things. तो ये जो चीज़ है ये लोगों की समझ में आसानी से नहीं आती है। वो भी उस ज़माने में जब वो कुरैशी साहब थे वो भी समझाया करते थे कि एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है। वो अपने बारे में बताते थे कि अगर एजुकेशन ना होती तो मैं भी मैकेनिक होता पुरानी दिल्ली में कहीं, तो वो इतना आगे नहीं बढ़ पाते और इतना चेंज नहीं आ पाता सोसाइटी में।
तो वो सोसाइटी को बदलने की कोशिश करते थे। ये उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। 1965 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बायोकेमिस्ट्री लैब में नौकरी कर रही अफजाल मुरीद से उनकी शादी हुई, जिनसे उनको 4 औलादें हुईं। कुरैशी साहब से मेरी पहली मुलाकात अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में हुई थी। उससे मिलने के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज आए थे, लेकिन मेरी कुलीग जो थी शायद उनको पहले से जानते थे ये, तो ये मुझसे बातें करने की बजाय ये मेरे कुलीग से बात करते रहे। और फिर उसके बाद मैं भी घर आ गई वापस, वो भी घर आ गए, वो भी चले गए, और कोई कुछ दिन तक मुझे कुछ ख्याल भी नहीं आया, कोई मिलने आया था। लेकिन कुछ दिन बाद अलीगढ़ में जियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, वो हम लोगों को जानते थे। उनके ज़रिए उन्होंने उनकी फैमिली के ज़रिए अपना रिश्ता भेजा। फिर वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया गया, हालांकि मैं जानती नहीं थी इस वक्त। अरेंज मैरिज फिर एक्सेप्ट हो गया और हमारी शादी हो गई, और शादी के बाद मैं हैदराबाद चली गई। 1973 में डॉक्टर मोहम्मद नसीब कुरैशी की लीडरशिप में भारत सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की शुरुआत की, जो अब मुल्क का एक अहम मंत्रालय बन चुका है। उन्होंने 1989 तक इस पद पर कार्य करते हुए देश की वैज्ञानिक सोच को नई दिशा देने का काम किया। वो पहले अर्थ साइंसेस के एडवाइजर डीएसटी में पहले थे। उसी ज़माने में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन रहा था और आगे बढ़ रहे थे, और उसके बाद फिर वो काफ़ी एक्सपैंड हुआ और आज तो बहुत बड़ा इदारा हो गया है। उसमें डॉक्टर साहब ने शुरू में जिस तरह से उसको एक्सपैंड किया है, और फिर एक अर्थ साइंसेस का अलग डिपार्टमेंट बनना, इसके पीछे बहुत जो बेसिक वर्क था उसको डॉक्टर साहब का था। उसकी जो नींव डाली थी वो उन्हीं ने डाली थी। अर्थ साइंस सिस्टम डिवीजन उनकी एक तरह से लीगेसी है, जो कि अब मिनिस्ट्री बन चुका है। ये 1980s की बात है जब हम उनके साथ थे, और फिर उसके बाद ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कन्वर्ट हुआ करीब 20 साल बाद 2006 में। तो अभी तो ये कंप्लीट मिनिस्ट्री बना उसका, पर उनका विजन और जो मिशन था वो काफ़ी कुछ हद तक उसमें, जैसे ग्लेशियर्स की आजकल हम बात करते हैं, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, तो हिमालयन ग्लेशियर्स का क्या रोल है, कितना वो हमारे क्लाइमेट पे अफेक्ट कर रहे हैं, और क्या हमारे रिसोर्सेज पे अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे वाटर है सिस्टम। तो वो इस चीज़ की काफ़ी उनको अंडरस्टैंडिंग थी, मेरी उतनी नहीं थी। In fact, if I wouldn't be wrong in saying that it was Abu's idea to, when he was an advisor at the Department of Science and Technology, it was his idea that there should be a separate department for earth sciences, and there is one. He didn't live to see that, but every time I pass that near Lodi Road, I remember Abu. उसके अलावा मुझे याद है कि वो अलीगढ़ में हमारे थे इकबालुद्दीन साहब, उनको पूरा एक सेंटर रिमोट सेंसिंग का उन्होंने स्टार्ट कराया अलीगढ़ में। अलीगढ़ से उन्होंने पढ़ा भी था शुरुआत में। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी उन्होंने हेल्प किया डीएसटी के थ्रू, जो चल रहा है, और बहुत लोगों को उसके थ्रू नौकरी मिली और पढ़ाई हुई। तो वो सब चीज़ें तो खैर इम्पोर्टेंट है, जो कि अब मैं नहीं देखता हूँ कि कोई इस तरह से करता है। मैं बहुत जूनियर था, मतलब मैं तो कह रहा हूँ मैं स्टूडेंट था जब वो एडवाइज़र थे। तो बट सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो यही थी कि ही नेवर शोड कि मैं उनके सामने खुश नहीं हूँ। ही ऑलवेज गिव मी रेस्पेक्ट एंड लव, और इनकरेज ही करते रहे ऑल थ्रू। 1989 से 1992 तक नॉन अलाइंड मूवमेंट के साइंस सेंटर के फाउंडिंग डायरेक्टर भी रहे। इन्होंने उस वन लाइन से एक फ्रेमवर्क बनाया था कि इस पोजीशन का मतलब है ग्लोबल साइंस, ग्लोबल साउथ के साइंटिस्ट में कोऑपरेशन। अब देखिए, जो नेहरू का विजन था कि एक
इंडिया में साइंटिफिक बेस बने, इन्होंने वही विजन चाहते थे एट अ ग्लोबल साउथ लेवल कि वहाँ पे एक साइंटिफिक बेस बने जिसमें साइंटिस्ट ग्लोबल साउथ कंट्री से कोऑपरेट करें और एक दूसरे को असिस्ट करें। तो वो विजन नेहरू की ये एक तरह से वो ये चाहते थे, उनका एक आइडिया था कि जैसे वो उनकी खुद अपनी एक फील्ड में जिसमें वो काम करते थे, जियोफिजिक्स की फील्ड, वो थी ग्रेविटी स्टडीज़। तो उन्होंने उस पर बहुत काम किया साउथ इंडिया में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में एंड ऑल दैट। उस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी और वो एक हिंदुस्तान का मैप भी बनाया, ग्रेविटी मैप ऑफ इंडिया, जो बहुत यूनिक है और पहली मर्तबा बना। तो उसके अलावा मेरी एरिया जो था वो पैलियोमैग्नेटिज्म था, मैग्नेटिज्म के बारे में। वो एक और थे प्रोफेसर वहाँ आर.के. वर्मा, उनके साथ था, मगर मेरी केमिस्ट्री भी थी। तो वो मैं कुछ एक कर्नाटका के रॉक्स हैं ख़ास जिनको डाइक्स कहते हैं, उस पर मैंने काम किया। और फिर हम दोनों ने एक पब्लिश भी किया, अमेरिका में पब्लिश भी किया पेपर। और उनका बहुत अच्छा काम है। और वो जो ग्रेविटी मैप ऑफ इंडिया है वो बड़ा यूनिक है। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया का ग्रेविटी मैप बनाया। तो मैं समझता हूँ कि जियोफिजिक्स में उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद किया जाएगा। इतने अहम पदों पर रहते हुए वो कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए हमेशा वक्त निकालकर अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बारे में सोचा करते थे और हमेशा निचले तबके की फिक्र उनके जहन में रहती थी कि कैसे उनको भी वो सारी सुख सुविधाएं मिलें जो उनके बच्चों को मिल रही हैं। डॉक्टर नसीब कुरैशी समाज और देशहित के लिए भी कुछ करना चाहते थे, जिस कड़ी में उन्होंने गाजियाबाद के डासना में एक मॉडर्न बिल्डिंग बनाकर अल हिरा पब्लिक स्कूल की नींव रखी, जो उस दौर में तालीम के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था। और ऐसा करने के लिए वो दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते थे। लड़कियों की तालीम को खास तवज्जो देते थे। रुझान था उनका ये था कि व्हाट दे कैन डू फॉर कम्युनिटी। तो इन्होंने एक दिन मुझे मुरादनगर ले गए। वहाँ पर एक कोई डोनर थे, उन्होंने कहा हम जगह भी देंगे और उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा भी इकट्ठा करके देंगे। तो उन्होंने वहाँ एक स्कूल बनाया। तो ही वॉज द बेसिकली द मूविंग फोर्स बिहाइंड इट। मेरे ख्याल 1 से 2 बार हम गए, मुझे लेके गए, फिर मैंने उसका नक्शा ही बनाया, लेकिन उन्होंने उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया और वो स्कूल बन गया। अब्बू का मेरी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा नॉन प्रॉफिट है, फाउंडेशन फॉर इक्वल सिटीजनशिप, जो काम मैं करती हूँ उसके थ्रू कम्युनिटी में, वो डेफिनेटली एक अब्बू का जो विज़न था कि हमको इस दुनिया में सिर्फ अपनी जॉब नहीं करनी है और कुछ करना है। ख़ास तौर से अगर आपके पास वो हुनर है, if you have that power, if you have that privilege, then you have to do something more for your community. हमारे खाली ज़मीन थी, इसमें पहले थोड़ी बहुत खेती होती थी। इसको और जितना भी झुंड झुनका उखाड़ कर उसको साफ करके अब बड़े प्लान पे खेती वेती ठीक पे देने का था। इस बीच में इन लोगों से मुलाकात हो गई, तो मैंने कहा चलो ये खेती ज़मीन है पास में, स्कूल के लिए बेहतर जगह रहेगी, इसमें कर लेना भाई। चलो इसमें हमें नसीब कुरैशी साहब यकीन था कि वो बेचारे काबिल आदमी थे, मतलब जो कुछ भी कह रहे हैं सही होगा। होमवर्क लेकर आते थे तो ऑफिस से आने के बाद काफ़ी वक्त वो बच्चों के साथ गुजारते थे कि अगर कोई परेशानी है होमवर्क में या कोई है तो वो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का होमवर्क अच्छी तरह चेक करा लेते थे उनका। उसके अलावा भी जब समर वेकेशंस होती थी तो उनको प्रोजेक्ट भी मिलने लगे थे। तो हाँ, कैसे प्रोजेक्ट लिखना है, क्या करना है, उसके लिए उनके लिए पुरानी मार्केट से जाके वो किताबें और मैगजीन्स लेकर आते थे, उनका होमवर्क करा देते थे। लेकिन वो बड़े दुखी थे कि हिंदुस्तानी मुसलमान एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड हैं और वो कैसे आगे बढ़ें, जबकि उनकी ख़ुद की एक बैकग्राउंड ऐसी थी कि उनकी फैमिली में कोई ज़्यादा हायर एजुकेशन में नहीं थे। वो एमएससी किया उन्होंने, उसके बाद वो अमेरिका गए, पीएचडी किया और फिर यहाँ आए। तो ये उनकी, मुझे लगता है कि बैकग्राउंड जो थी उसका भी असर था, उन पर इम्पैक्ट था कि कैसे लोग और जो उसी
जो जिसको कहते हैं लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे कैसे हायर एजुकेशन में आए। उस ज़माने में मैं 80s की बात कर रही हूँ कि विजनरी क्योंकि वो काफ़ी थे, तो अक्सर ज़माने से आगे होते थे उनके उनके आइडियाज़। एजुकेशन में वो वाकई में जो पिछले तबके थे और उसमें मुसलमान काफ़ी पीछे थे, तो वो चाहते थे उस ज़माने में, बहुत जाया करते थे अलग अलग मस्जिद मदरसे मिलने वहाँ के इमाम से, लखनऊ में, दिल्ली के आसपास उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि मदरसों को रिफ़ॉर्म करना चाहिए और सिर्फ कुरान की पढ़ाई नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने चाहिए। उन लोगों को समझ में वो बात नहीं आई उस वक्त, और तो इस मामले में वो कामयाब नहीं हुए। हालांकि बहुत अपना वक्त उन्होंने बताया और अफसोस भी होता था उनको इस बात का, लेकिन आई थिंक उसकी वजह यही है कि वो शायद अपने ज़माने से आगे सोचते थे और बहुत बार लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती थी। सिर्फ मदरसे ही नहीं, वक्फ की ज़मीन को बहुत कोशिश करते थे कि उसका इस्तेमाल स्कूल बन जाएं। मतलब एक जगह आपके पास है, स्पेस अवेलेबल है, तो उसका फ़ायदा उठाएं ताकि कौम ऊपर बढ़े, ख़ास तौर से एजुकेशन। तो ये भी एक जद्दोजहद उनकी रही ही। मेवात में बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत सी जगह हैं, इसीलिए मुझे याद है बहुत जगह मैंने भी उनके साथ ट्रैवल किया जब मैं काफ़ी यंग थी। गांव जाना, एक इसलिए एक वो हिंदुस्तान का जो जो असल हिंदुस्तान है जहाँ ज़्यादा लोग बसते हैं, गांव वगैरह, छोटे शहर, उसका मुझे अभी तक इतना असर रहा है। डॉक्टर नसीब कुरैशी खाने के बहुत शौकीन थे। वो साथियों और नौजवानों को अक्सर दस्तरख्वान पर बुलाकर उनसे गुफ्तगू किया करते थे। कभी कभी जब बॉम्बे आते थे तो हम लोग, खाने पीने का शौकीन था, आपने ठीक कहा, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे आजकल आपको पता होगा कि कहीं पर कबाब अच्छी मिलती हैं और वो मिलती हैं, तो हम शाम को एक दो बार उनके साथ कहीं जाकर उस कबाबों का भी लुत्फ़ लिया हमने। तो ये उनकी एक खूबी थी कि वो कभी हाई स्टैंडर्ड मतलब जाके कि 5 स्टार होटल में जाके खाएं, ऐसा शौक़ नहीं था। जहाँ अच्छा खाना मिले तो वो खाते थे और उसमें उनको कोई संकोच नहीं था, और कि जगह बहुत छोटी है यह। And I learned many things from him, how to collect data, how to treat data, analyze, interpret and so forth. But the basic and most important lesson was scientific honesty, to be honest to the data. Personal biases, presuppositions were not allowed in scientific research. That's what I learned. And I carried this lesson later in my life. I did 2 more degrees after leaving NGRI, and then later on in my professional career when I had my own research projects. So these lessons came very handy, very useful. एक इंटरेस्टिंग वाक़या मैं और बताना चाहती हूँ, वो ये है कि ऐसे लगता है कि बहुत ही सीरियस और सिर्फ पढ़ाई और कम्युनिटी के लिए काम करने का उनके लाइफ थी, ज़िंदगी बिताते थे, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर उनका काफ़ी अच्छा था। और फिल्में देखने का उनको इतना बाद में शौक़ नहीं रहा था, और हमको तो एक्चुअली अलाउड भी नहीं था। बहुत साल स्कूल में जब हम थे, पिक्चर्स हमें देखना अलाउड नहीं था। लेकिन ये वो दौर है जो अमिताभ बच्चन का दौर है। तो मुझे याद है कि जब शोले सेकंड रन में आई, उसकी इतनी चर्चा थी, स्कूलों में बात होती थी, तो मैंने बड़ा ज़रा हिम्मत करके बोला, अबू क्या हम शोले देख सकते हैं? तो वो फ़ौरन तैयार हो गए
और मुझको और मेरे भाई को लेके गए शोले देखने। और मज़ेदार बात ये है कि क्योंकि हमें तो स्टोरी पहले से पता थी, सब कुछ पता था, तो हमारे लिए वो शॉक एलिमेंट कुछ नहीं था शोले का। लेकिन उनके लिए था। तो पिक्चर ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी दिन तक शोले का डिस्कशन करते रहे, वो गब्बर के कैरेक्टर का, ये वो। तो ये हमें बड़ी अम्यूजिंग बात लगती थी कि उनको इतना शौक नहीं था फिल्मों में, लेकिन जब देखते थे तो बिल्कुल जैसे वो हर चीज़ में था उनका, कि अगर वो जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा इंग्रॉस होके काम करते थे। पूरा फोकस उनका होता था उसके ऊपर। वैसे ही जो वो फिल्म देखते थे उनका रहता था ये। और बहुत अरसे तक बात करते थे उसके बारे में। इस्लाम से उनका ताल्लुक गहरा और मजबूत था। वो खुद तो 5 वक्त नमाज पढ़ते ही थे और दूसरों को भी ऐसा करने को कहा करते थे। डॉक्टर नसीब कुरैशी मॉडर्न साइंस और कुरान में समानताओं पर अक्सर बात करते थे। उन्होंने दीन और दुनिया को कभी अलग अलग करके नहीं देखा। इस्लाम पे उनकी बड़ी अच्छी नॉलेज थी और अक्सर वो मुझे कुरान पे उन्होंने बहुत स्टडी किया था और एक तरह से मैं कहूँगा कि वो अथॉरिटी थे। तो अक्सर मैं उनके पास गया तो उन्होंने उसमें से बहुत सी नई चीज़ें निकाली और वो कभी भी इस्लाम को और साइंस का कंट्रडिक्शन नहीं मानते थे। वो कहते थे दोनों एक है और इस्लाम हमेशा मॉडर्न साइंस और नॉलेज को सपोर्ट करता है। वो इस्लाम के बारे में देखिए, बीच में स्ट्रोक के पहले भी मैं जाता रहता था, ये यहाँ पर भी अक्सर आते थे, तो बहुत सारे वो चीज़ें लाते थे जिसमें वो कुरान में जो चीज़ें हैं उसके बारे में वो अपने जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल जो इंफॉर्मेशंस थी उससे मिला कर देखते थे। बहुत हमको उसको ये, बल्कि पहले वो कुरान की वो आयत सुनाते थे, उसका ट्रांसलेशन, और फिर उसमें जो वो जियोलॉजी का अपना वो डाल के बताते थे, देखो इसमें ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी और ही वॉज रियली थॉरो अपने सब्जेक्ट में जो थी। और कुरान शरीफ की भी जो कुछ आयतें पढ़ के उसको इंटरप्रेट करना जियोलॉजी के लिहाज से, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। ऐसी आला सोच रखने वाली शख्सियत विरले ही पैदा होती है। डॉक्टर नसीब कुरैशी सरकार में कई अहम पदों पर रहे, लेकिन वो कभी भी ऐशो आराम और लग्जरी के कायल नहीं रहे। एक असाधारण शख्सियत ने अपना पूरा जीवन बिल्कुल साधारण ढंग से जिया। एक और वाकया था इनका 1982 का एक वाकया है कि ये बम्बई गए थे और उस ऑफिशियल काम से, और उसी दिन बम्बई पुलिस ने बगावत कर दी थी। बॉम्बे में शहर में गोलियां चल रही थी। इनको पता नहीं था, ये बाहर निकल गए थे। जब बाहर निकले तो देखा कि रास्ते बंद हैं, गोलियां चल रही हैं। तो इनके ड्राइवर ने बोला कि एक ही जगह हम महफूज होंगे, मैं पतली गलियों से आपको मैं अपनी झोपड़ी ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो ये उस झोपड़ी में पूरे दिन पना लेके बैठे रहे अपने ड्राइवर के साथ। तो इसमें आप देखें कि 2 चीज़ें देखें आप। पहली कि ये किसी क्लास डिस्टिंक्शन में नहीं बिलीव करते थे। उस झोपड़ी में ना ही अफसर थे, ना ही इन्होंने उसको महसूस होने दिया ड्राइवर को कि मैं तुमसे अलग हूँ। अपने भाई की तरह रहे थे उसके साथ पूरे दिन। और हमें जब आए, हमने जब पूछा क्या हुआ, तो इनको कोई बड़ी बात भी नहीं लगी थी। हाँ, वो बगावत हो रही थी, मैं पना ले रही झोपड़ी में। अब आप याद कीजिए कि वो सन 47 में ऐसे ही ये दंगों के बीच में दिल्ली आ गए थे। तो वही हौसला, वही करेज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अब कुछ लोगों को ये थोड़ा रेकलेस भी लगेगा ये बिहेवियर कि भाई चीज़ें थी तो अनसेफ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसी करेज ने इनके सारे फैसले ड्राइव किए उम्र भर। 1982 में बॉम्बे गए थे ये काम से, अक्सर जाते थे बॉम्बे। तो ये गए और उसी दिन बॉम्बे में पुलिस म्यूटनी हो गई थी और तो बॉम्बे बिल्कुल बंद कर दिया गया था।
और पुलिस म्यूटिनी थी, तो आप समझ रहे हैं कि शहर में गोलियां चल रही हैं और ये बोल दिया गया था कि कोई भी बाहर ना निकले, जान का ख़तरा है। अच्छा, ये निकल चुके थे। फिर खैर उनको लग गया कि यहाँ तो कर्फ्यू वाला माहौल है और सेफ्टी नहीं है, रोड बंद हैं और गोलियां चल रही हैं, सिचुएशन हालात थोड़े बेहतर हुए, वापस आ गया। फिर क्या हुआ कि ड्राइवर ने इनको बोला कि देखिए कहीं जा तो नहीं सकते आप, जहाँ ठहरे में वहाँ जाना तो मुमकिन नहीं है अब यहाँ से, लेकिन जहाँ मेरी झोपड़ी है वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये कि उन्होंने बाद में बताया कि फिर झोपड़ी में चला गया, मैं बैठ गया उसके साथ और पूरा दिन मैंने वहीं बिताया। और जब तो वहाँ पे ना कोई इन्होंने फ़र्क रखा अफसर में या ड्राइवर में, तो ये एक और इनकी और खूबियत थी कि ये क्लास डिस्टिंक्शन में बिलीव ज़रा भी नहीं करते थे। अब आपने देख लिया होगा कि इनका काफ़ी हम्बल ओरिजिन है पुरानी दिल्ली, और ये कभी नहीं भूले थे। तो इस वाक़े में वो भी दिखता है कि वो ह्यूमिलिटी नहीं गई थी कि एक पर्सन टू पर्सन लेवल पे कि एक बार आप एक क्राइसिस में साथ फंसे में एक ड्राइवर के साथ, तो आप एक हो गए, इसमें कौन अफसर कौन ड्राइवर, इनका भी बिल्कुल वैसे एटीट्यूड था। हाँ, वो बहुत ग्राउंडेड थे, हम्बल तो थे ही थे साथ में, एंड ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कभी भी अपनी रूट्स को नहीं भूला। जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन थी, उस जनरेशन को उन्होंने अच्छे स्कूलों में तालीम देने की कोशिश की, अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की उन लोगों ने। और आज भी स्टिल हमें लगता है कि जो हमारे डॉक्टर एमएन कुरैशी साहब हैं, ही इज़ रोल मॉडल फॉर द ऑल कम्युनिटी हेयर। उन सब के लिए वो एक रोल मॉडल हैं। और आज भी सब लोग जब नाम लेते हैं, डॉक्टर एमएन कुरैशी का नाम लेते हैं, मिसाल देते हैं कि देखो वो एक इस जगह से निकल के वो एक बहुत ही अच्छे जियोलॉजिस्ट, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सके। बहुत फ़ख्र महसूस होता है इनफैक्ट कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ऐसा कि जिस मेरे रोंगटे खड़े हुए इस टाइम आपसे बात करने के बाद, बिकॉज वी आर टॉकिंग फॉर ए पर्सन जो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके अचीवमेंट्स अभी भी हमारे साथ हैं। बहुत हार्ड वर्किंग थे और बहुत ज़्यादा थरो थे। कहते थे कि strive for excellence. So I mean these are some of the things that I remember about Abu, and always try to keep them in my mind for my life and for my children. I always tell them this is what your Nana used to say. मैंने जैसे कहा कि he was down to earth person, तो उनमें बात करते when he used to talk even science with us, he will not pose that he is the world renowned person and what we are talking is rubbish. Even if we are wrong, he will correct us politely, and then so that it remains in our mind forever, you know. So that was very positive quality in him. And one thing, when if you suppose you go with him in field, he will not expect any 5-star facilities. He will even go with rickshaw with you, auto and other things. That's why we have traveled with him. डॉक्टर नसीब कुरैशी दिल्ली को मिर्जा गालिब की दिल्ली के तौर पर देखते थे और उन्हीं की गजलें काफी सुना करते थे। आखिरकार सन 2005 में हिंद का एक चमकता सूरज हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या हो